हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परीक्षा विजन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जिसका भी आरपीएम कांस्टेबल का एग्ज़ाम है 2 तारीख से लेकर 25-27 जितने भी आपका जब तक भी आपका एग्ज़ाम चलेगा, तो हम आपको इस वीडियो में बहुत सारे टॉपिक मैं इसमें कवर करूँगा। लगभग 10-12 टॉपिक हम हर वीडियो में कवर करके चलेंगे। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। तो वीडियो को प्लीज़ आखिरी तक वॉच करना और एक लाइक ज़रूर दे देना वीडियो अच्छी लगे तो, ठीक है। और ये वीडियो जो है ना आरपीएम कांस्टेबल के लिए बनाई गई है और इसमें हमने साथ साथ में लिखा है कि एनटीपीसी या फिर एसएससी जीडी के भी लिए आप जो है इसको ले सकते हो। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपका यहाँ पर, खेल में संगठन खेल में संगठन खेल में संगठन फिला किसे संबंधित है। तो फिला की आपको स्पेलिंग मतलब जो है इसकी डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए, इसकी फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए क्या है। तो इसका आंसर तो मैं आपको पहले यहाँ पे बता देता हूँ। तो आंसर होगा आपका यहाँ पर कुश्ती। कुश्ती इसका आंसर हो जाएगा। डिटेल में जान लेते हैं हम। वैसे डिटेल में क्या कहा गया है, फिला संगठन क्षेत्र के कुश्ती से संबंधित है। फिला की जो फुल डिटेल है, फुल फॉर्म हो जाएगी इसकी फेडरेशन इंटरनेशनल डैश लोट्स और एसोसिएशन फिला का जो पुनर्गठन है वो 1920 में किया गया है। यह ओलंपिक खेलों सहित अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को नियंत्रित करती है। प्रारंभ में पश्चिमी देशों में पेशेवर कुश्ती आयोजित करने का प्रयास नहीं किया गया, लेकिन 19वीं सदी के अंत में अंतर्राष्ट्रीय पर रुझान देखने को मिला है। दोस्तों, इस प्रकार के ही क्वेश्चन रहने वाले हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, ठीक है, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए वीडियो की, तो आप यहाँ पर जाना डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में परीक्षा विजन का नाम से एक आएगा टेलीग्राम का चैनल, ठीक है, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ दे दी जाएगी। तो पीडीएफ से भी आप पढ़ सकते हो और यहाँ भी वीडियो में आपको डिटेल के साथ मैं बता दूंगा। अगला क्वेश्चन है, कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। आंसर होगा आपका यहाँ पर चीन, ऑप्शन नंबर डी। चीन में सबसे ज्यादा जो है कपास पाई जाती है और उगाई भी जाती है, ठीक है। डिटेल में जान लेते हैं। कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। कपास एक उस उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। इसकी वृद्धि से लिए उच्च तापमान इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान और तेज धूप की आवश्यकता होती है। इसके लिए मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है। यह एक नकदी फसल है, सॉरी, यह एक नकदी खरीफ की फसल है जिसका मूल स्थान भारत है। भारत विश्व में कपास उत्पादन के मामले में दूसरे स्थान पर है। तो पहले पर तो हो गया चीन और दूसरे पर हो गया आपका प्यारा देश भारत, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फॉर्मूला 1 ड्राइवरों को महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए अलग अलग झंडे लगाए जाते हैं। येलो जो झंडा होता है वो किस चीज को दर्शाता है। तो आंसर होगा आपका यहाँ पर खतरे, यह खतरे को दर्शाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, खतरे को दर्शाता है, यानी कि धीमा होना चाहिए, धीमा चलना चाहिए अगर आपका जो है येलो कलर का ध्वज दिखाई देता है। डिटेल में जानेंगे इसके बारे में भी। फॉर्मूला 1 में ड्राइवरों को महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए अलग अलग झंडे लगाए जाते हैं। येलो ध्वज जो होता है वो धीमा होने को दर्शाता है। हरे रंग का प्रकाश आगे बढ़ने की अनुमति देता है तथा लाल सिग्नल जो है रुकने की अनुमति देता है। संकेतों में हरे रंग का तीर जोड़े चालक को एक दिशा में जाने का संदेश देता है। उपरोक्त सभी स्वचालित संकेतों को ट्रैफिक नियंत्रण सिग्नल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है। तो दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको नोट कर लेना है, क्योंकि जिस क्वेश्चन पर मैं इंपोर्टेंट लगाऊंगा वो आपको जो है दोबारा पढ़ना है, क्योंकि उससे क्वेश्चन बनना पूरा पूरा लाजमी है। तो इसका सही आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यानी बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। डिटेल में भी जानेंगे इसके बारे में। जैसे बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। यहाँ मुख्य रूप से शेर, तेंदुआ और चीतल को सुरक्षित किया गया है। इसकी स्थापना 1977 में तवा नदी के किनारे पर की गई है तथा यह 518 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह भारत का सबसे पुराना वन्यजीव अभ्यारण्य में से एक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है। तो आंध्र प्रदेश का जो लोक नृत्य है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ओट्टम थिडल। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। डिटेल में जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य ओट्टम थिडल है। आंध्र प्रदेश के अन्य नृत्यों की कुचिपुड़ी, घंटा मर्दाला, मोहिनी अट्टम व कुंभी आदि है। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी है। इसे भारत के 9 शास्त्रीय नृत्य शैलियों में से एक के रूप में मान्यता प्रदान प्राप्त की गई है। कुचिपुड़ी का
प्रदर्शन भगवान कृष्ण और वैष्णव परंपरा पर आधारित है। दोस्तों अगर आप डिटेल पढ़ लेते हो तो आपका जो है ना जीके का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाता है। अगर मान लो कोई क्वेश्चन है उसकी डिटेल आपको मिल गई तो बहुत ही अच्छा है, उसकी डिटेल जरूर पढ़नी चाहिए आपको, एक्स्ट्रा फैक्ट आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंधा नमक का अपवर्तनांक क्या होता है। तो सेंधा नमक का जो अपवर्तनांक होता है वो आपका होता है ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर करेक्ट होगा। आपको ये नहीं देखना कि ऑप्शन नंबर बी पे क्या है, बी पे सी है, ये आपका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी 1 पॉइंट यहाँ पे होगा 1.54। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे डिटेल में जान लेते हैं पहले इसके बारे में। सेंधा नमक का अपवर्तनांक 1.54 होता है। अपवर्तनांक की वह संख्या जो बताती है कि उस माध्यम से विद्युत चुंबकीय तरंग जैसे प्रकाश की चाल किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा कितने गुना कम या अधिक है। बर्फ का अपवर्तनांक, यहाँ पे मैंने सभी अपवर्तनांक रखे गए हैं। बर्फ का जो अपवर्तनांक होता है वह 1.31 होता है। मिट्टी के तेल का अपवर्तनांक 1.44 होता है। पानी का अपवर्तनांक 1.33 होता है और एल्कोहल का होगा 1.36 तथा कांच का अपवर्तनांक 1.52 होगा। सभी अपवर्तनांक यहाँ पर आपके जो है कवर हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है। तो सही आंसर होगा आपका यहाँ पर कर्नाटक में स्थित है। ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। बाकी डिटेल में समझ लेते हैं। यहाँ पर विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक के हम्पी के तुंगभद्र नदी के किनारे स्थित है। यह मंदिर द्रविड़ स्थापत्य शैली में बना हुआ है। यह भगवान शिव की विरूपाक्ष के रूप में पूजा की जाती है। विरूपाक्ष का अर्थ है विलक्षण नेत्रों वाला। हम्पी प्राचीन मंदिर किलो किलो और अन्य स्मारकों के कारण यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। तो मेन पॉइंट कहाँ पर हो गया, यहाँ पर विलक्षणों के नेत्रों के वाला हम्पी मंदिर, यह भगवान शिव को दर्शाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, बाराबती बाराबती स्टेडियम स्थित है। तो बाराबती स्टेडियम जो आपका उड़ीसा में है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर एशियाई खेलों में 2018 में भारत द्वारा जीते गए पदकों की कुल संख्या क्या है। तो दोस्तों इसमें आपको ये आपके 2018 से लेकर और 2024 तक जितने भी ओलंपिक या फिर खेल से संबंधित क्वेश्चन है वो आपको जो है कलेक्ट करने हैं। क्योंकि एग्जामिनर क्या होता है 2024 करंट के ना पूछ के 1 साल या 2 साल पहले के पूछता है, तो वे आपको जरूर रीड करने हैं 1 साल और 2 साल पहले के। ठीक है, तो इसमें मैंने 2018 कराया, आगे भी आएंगे 2023 के भी आएंगे 24 के भी आएंगे। तो मैंने इसमें 2018 क्वेश्चन रखा है। तो इसमें कितने जो है पदक जीते थे, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 69 जो है पदक जीते थे भारत ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आगे डिटेल में पढ़ लेते हैं। यहाँ पर एशियाई खेलों में 2018 में भारत द्वारा जीते गए पदकों की कुल संख्या 69 थी। इस खेल को इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित किया गया था। एशियाई खेल एक बहुराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता है। हाल ही में आयोजित इसको हाल ही में मत रखना, आयोजित 19वें एशियाई खेल 2023 में, सॉरी ये हाल ही में रहना पड़ेगा क्योंकि अगर 2023 की बात है, हाल ही में आयोजित 19वें एशियाई खेलों 2023 में। देखो यहाँ पर 2023 की बात हो चुकी है। 107 पदक जीते हैं, उसमें 28 तो स्वर्ण है और 38 रजत है और 41 कांस्य पदक जीते हैं, जिसका आयोजन हांगझोउ चीन में आयोजित किया गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आपके दो तरह के क्वेश्चन जो है क्लियर हो गए, एक तो 2018 का और एक आपका 2023 का। 23 में आपके 107 पदक जीते हैं, उसमें स्वर्ण 28 हो गए, 38 रजत, 41 कांस्य है। ठीक है, और आपका 2018 का भी क्लियर हो गया, उसमें आपके जो है 69 पदक जीते हैं। ठीक है, इसमें दोनों चीज आपकी क्लियर हो चुकी है। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं, सभी को पता होना चाहिए। लक्षद्वीप भी है, पुदुचेरी भी है, असम नहीं है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भी है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर डिटेल में कुछ डिटेल जान लेते हैं। लक्षद्वीप, पुदुचेरी तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आदि सभी केंद्र शासित प्रदेश, जबकि असम एक उत्तर पूर्वी भारत का राज्य है। असम का गठन 26 जनवरी 1950 में हुआ था, जिसकी राजधानी दिसपुर है। यहाँ एक दिवसीय विधानसभा है। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा जी हैं, जो कि 15वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत है। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किस ग्रह को विशालकाय ग्रह कहा जाता है। तो सही आंसर होगा आपका यहाँ पर बृहस्पति को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों। बृहस्पति ग्रह को विशालकाय ग्रह कहा जाता है क्योंकि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है।
यह मुख्य रूप से गैस का पिंड है, इसलिए इसे गैस दानव भी कहते हैं। इसका रंग पीला होता है। यहाँ 90% हाइड्रोजन, 10% हीलियम और कुछ मात्रा में मीथेन, अमोनिया और चट्टानी कणों से मिलकर बना है। यह इस ग्रह पर जमीन नहीं है। साथ ही औसत तापमान 145 डिग्री सेल्सियस होने के कारण बहुत ठंडा ग्रह है। इस ग्रह का चंद्रमा गैनीमीड है। अगले क्वेश्चन की बात करें, सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सिडबी का जो मुख्यालय आपको दोस्तों लखनऊ में हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाता है। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी भारत की एक प्रमुख विकास हेतु वित्तीय संस्था है। यह लघु उद्योग क्षेत्र के संवर्धन, वित्त पोषण और विकास की गतिविधियों के लिए समर्पित अग्रणी संस्था है। इसके वर्तमान अध्यक्ष श्री शिव सुब्रमण्यम रमन जी है। अगले क्वेश्चन की बात करें, विटामिन B3 का रासायनिक नाम है। दोस्तों मैं एक बात और बताऊं आपको, विटामिन के जो रासायनिक नाम है और विटामिन से होने वाले रोग या कमी, उन सभी को आपको क्लियर करना है, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं और से अदर क्वेश्चन नहीं आते। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर नियासिन हो जाएगा रासायनिक नाम। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी नियासिन बिल्कुल इज राइट। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर डिटेल में समझ लेते हैं। पहले विटामिन बी का रासायनिक नाम नियासिन है, जो पानी में घुलनशील है। नियासिन पोषक तत्वों को ऊर्जा में बदलने का मुख्य कार्य करता है। इसकी कमी से अवसाद, थकान, सिरदर्द आदि नियासिन के मुख्य स्रोत मछली, मेवा, बीज, ब्राउन चावल इत्यादि है। अगला क्वेश्चन है, कुवैत का मुद्रा नाम क्या है? कुवैत की जो मुद्रा है बताइए दोस्तों। यहाँ पर आपको सभी देशों के तो राजधानी भी याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन आता है सीधा सीधा और आपका एक मुद्रा से आता है। ये दो चीज़ है, आपको एक बार इनको जरूर देखना है, क्योंकि इनसे कांस्टेबल के जितने भी एग्जाम होंगे उनमें एक क्वेश्चन जरूर मिल जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए कुवैती डायनर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डिटेल में जान लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। कुवैत की मुद्रा कुवैती डायनर या फिर कुवैती दिनार कह देते हैं। यह विश्व की सबसे उच्च मूल्य वाली मुद्रा है। कुवैत फारस की खाड़ी के पश्चिमी तट पर स्थित अरब राज्य है। कुवैती दिनार $3.26 के बराबर है। वही भारतीय रुपया में 268 रुपये के बराबर है। तो यह सबसे ऊपर रुपया है, यानी कि जो $1 होगा $3.26 के बराबर है। कुवैती दिनार मतलब $3 और इसका $1 बराबर है। डॉलर और कुवैती डॉलर ये दोनों एक बराबर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ऋग्वेद क्या है? तो ऋग्वेद जो है आपका वैदिक संस्कृत भजनों का एक संग्रह है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। डिटेल में बात करें इसके बारे में, ऋग्वेद संस्कृत भजनों का संग्रह है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 मंत्र है। इन मंत्रों में देवताओं की स्तुति की गई है। स्नातक धर्म का प्रारंभिक स्रोत तथा पुराण वैदिक संस्कृत पुस्तक है। इसमें विश्व विख्यात गायत्री मंत्र जो सूर्य को समर्पित है शामिल है। इसमें प्रमुख रूप से इंद्र देवता के साथ 33 प्रकार के देवी देवताओं का उल्लेख किया गया है। यह ग्रंथ हमारी पूरी संस्कृति, व्यवहार और ज्ञान से संबंधित विषयों की जानकारी में उपलब्ध कराता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, हरिद्वार शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो सभी को पता ना हो जाए गंगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवी पंचवर्षीय योजना अवधि है। पांचवी पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है, जो समय है, समय पीरियड बताना है। तो क्या होगा, एक आपका 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन जरूर आता है। तो 5 ईयर प्लान जो है आपका बिल्कुल सही होना चाहिए, पता होना चाहिए, जो सभी जो है पंचवर्षीय योजना के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि कैसा भी एग्जाम होता है दोस्तों, ठीक है, उसमें पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन आना ही आना 100% है। एक वीडियो में आपको पंचवर्षीय योजना की जरूर लेकर आऊंगा, ठीक है। तो पंचवर्षीय योजना पूरी पढ़ के जाए जहाँ भी जाए, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1974 से लेकर 1979 तक जो है इसका टाइम पीरियड है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। बाकी डिटेल में मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि 1974 से 1969 तक है। पंचवर्षीय योजना की अवधारणा वियत संघ के संविधान से ली गई है। जोसेफ स्टालिन ने सो संघ से पहली बार 1928 में पंचवर्षीय योजना लागू की थी, लेकिन भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई। पांचवी पंचवर्षीय योजना है
सर्वप्रथम गरीबी दूर करने के और आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया है। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी दूर करना और आत्मनिर्भरता पर बल देने की घोषणा इसमें हुई थी। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? तो प्रस्तावना का जो हिस्सा नहीं है दोस्तों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रावधान। ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाता है। डिटेल में जान लेते हैं। दिए गए विकल्पों में लिबर्टी, समता और न्याय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा है। इसमें प्रावधान शामिल नहीं है। प्रस्तावना संविधान का सार होता है, अर्थात भारतीय संविधान में जो मूल आदर्श है उनमें प्रस्तावना के माध्यम से संविधान में समाहित किया गया है, जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेडेस्पेस की लड़ाई आयोजित की गई थी, तो इनमें से कब की गई थी हेडेस्पेस की लड़ाई? तो आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 326 ईसा पूर्व में जो है हेडेस्पेस की लड़ाई आयोजित की गई थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। डिटेल में जानेंगे। 326 ईसा पूर्व में हेडेस्पेस की लड़ाई सिकंदर और राजा पोरस के मध्य झेलम नदी के तट पर की गई थी। इसका अंत सिकंदर की मैसेडोनियाई सेना की जीत के साथ हुआ। पोरस के आत्मसमर्पण के बाद सिकंदर महान ने पूछा कि तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। तत्पश्चात पोरस ने उत्तर दिया, मेरे साथ वैसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए जैसे एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। अगले क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में लोटस और बुल का प्रतीक क्या है? तो सही आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, जन्म। जन्म जो है इसका प्रतीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। बाकी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक विकास प्रक्रिया है जो व्यापक आधारित लाभ देती है और सभी यूएनडीपी और 11वीं योजना के लिए अवसर की समानता सुनिश्चित करती है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका इसका समावेशी विकास, ऑप्शन नंबर डी। ये आपका जो है ये आपका क्वेश्चन जो है कौन से सब्जेक्ट से हो जाएगा? अर्थव्यवस्था, यानी कि अर्थव्यवस्था से ये क्वेश्चन हो सकता है। ठीक, अगले क्वेश्चन है यहाँ पर, एफडीआई का विस्तार क्या है? तो एफडीआई का जो विस्तार है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होना है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाता है। डिटेल में जान लेते हैं। एफडीआई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किसी एक देशी कंपनी द्वारा दूसरे देश में किया गया निवेश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहलाता है। 1990 के दशक के बाद उदारीकरण की नीति ने एफडीआई की इसे अनुमति दी गई थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने विदेशी मुद्रा तत्कालीन वित्त मंत्री प्रबंधन अधिनियम के तहत की थी। ये निवेश आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए किया गया था, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए, मानव संसाधन के विकास के प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देती है। तो इस वजह से जो है एफडीआई जो है ये चलाया गया था एफडीआई। अगले क्वेश्चन की बात करें, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत या खोल को किस रूप में जाना जाता है? तो सही आंसर हो जाता है यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी, क्रस्ट के रूप में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाता है। डिटेल में जान लेते हैं। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत या खोल को क्रस्ट के रूप में जाना जाता है। इसका निर्माण सिलिका और एल्यूमिनियम से होता है, इसलिए इसे सियाल भी कहा जाता है। यह ग्रह या पिंड के सबसे बाहरी आवरण को ढकने वाली एक पतली परत है जिसमें सबसे अधिक ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है। इसके बाद सिलिका तथा एल्यूमिनियम आदि अन्य तत्व भी पाए जाते हैं। इसकी औसत मोटाई जो है लगभग 32 किलोमीटर है। ये महाद्वीपीय क्षेत्र में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह पर जो है 5 किलोमीटर तक होती है। अगले क्वेश्चन की बात करें, सल्फर के लिए प्रतीक क्या है? तो सल्फर के लिए जो है आपका जो प्रतीक होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एस हो जाएगा, एस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाता है। बाकी डिटेल में बताता हूं मैं आपको। सल्फर के लिए प्रतीक एस का प्रयोग किया जाता है। यह एक रासायनिक तत्व है जिसकी परमाणु संख्या 16 तथा परमाणु भार 32.1 होता है। यह कीटनाशक जो है, फंगस नाशक, परजीवी नाशक तत्व है। सल्फर या गंधक फसल में नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोह, जिंक और बोरान पोषण तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाता है। सल्फर की कमी से पौधों का विकास रुक जाता है। सल्फर की कमी से पौधों का हरापन कम होने लगता है। परिणाम स्वरूप पौधा पीला पड़ने लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, भारत का विधि आयोग एक है
तो भारत का जो विधि आयोग है वो आंसर होगा आपका गैर वैधानिक सलाहकार निकाय, ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाता है। अगला इसमें डिटेल में जान लेते हैं। भारत का विधि आयोग एक गैर वैधानिक सलाहकार निकाय है। इसे विधि संबंधी विषयों महत्वपूर्ण सुझाव देने के लिए सरकार नियुक्त के करती है। पहले विधि आयोग की स्थापना 1955 में की गई थी। वर्तमान में 22वें विधि आयोग नियुक्त कर चुके हैं। इस आयोग में एक अध्यक्ष के साथ साथ सचिव रहित 4 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। इसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है चड्डा कप किस खेल से संबंधित है? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बैडमिंटन से, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन भारत में एक आधिकारिक राज्य भाषा नहीं है? तो आधिकारिक जो है भाषा नहीं है, आंसर होगा खंडेसी, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है। ये सभी जो है आधिकारिक जो है भाषा है। डिटेल में जान लेते हैं। यहाँ पर भारत की आधिकारिक राज्य भाषा खंडेसी नहीं है, जबकि अन्य बोडो, पंजाबी व असमिया भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषा का उल्लेख किया गया है। भारत की आधिकारिक भाषा हिंदी और अंग्रेजी तथा 22 अनुसूचित भाषाएं असमिया, बोडो, बंगाली, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, कोंकणी, मैथाली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाल, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु व उर्दू है। भारत में कुल 121 भाषाएं और 270 भाषा मातृभाषाएं हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इयान जेम्स थोरपे किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो सही आंसर होगा आपका यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर सी यानी कि तैराकी से। ये तैराकी से जुड़े हुए, ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, बिपिन चंद्रपाल ने कौन सा समाचार पत्र शुरू किया? तो सही आंसर होगा आपका यहाँ पर न्यू इंडिया साप्ताहिक जो है, न्यू इंडिया जो है हर सप्ताह में आता था, ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अम्लीय वर्षा तब होगी जब वर्षा का पीएच मान कितना होगा? तो आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर है 5.6। जब 5.6 होगी तब जो है इसका वर्षा होगी। ठीक है, अम्लीय वर्षा 5.6 से कम होगी तब जो है वर्षा होगी। डिटेल में जान लेते हैं। यहाँ पर अम्लीय वर्षा तब होती है जब वर्षा का जल पीएच मान 5.6 से कम हो। अम्लीय वर्षा के लिए सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे कण हवा में छोड़े जाते हैं। ये कण वातावरण से मिलकर बारिश के रूप में नीचे गिरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर किसी दिए गए क्षेत्र का पशु जीवन कहलाता है? तो सही आंसर होगा आपका यहाँ पर फोना कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, असम का राज्य पक्षी क्या है? तो असम का जो राज्य पक्षी है वो होगा सफेद पंखों वाली लकड़ी की बत्तख, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता है। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? दोस्तों देखो, राजधानी दूसरी आ चुकी है। एक राजधानी का क्वेश्चन जरूर आएगा आपके एग्जाम में, तो सही आंसर बताइए आपका क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, काबुल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कौन व्यक्ति पास की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन दूर की वस्तु को अलग अलग नहीं देख सकता? तो इसमें क्या होता है? इसमें आंसर होगा आपका मायोपिया, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद सदस्य कामाख्या प्रसाद तासा किस राज्य से संबंधित है? तो सही आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि असम से ये संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक आपके बताए दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, राजा राम मोहन राय। इसमें राजा होर लगा लेना, राजा राम मोहन राय। डिटेल में जान लेते हैं। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय है, जिसकी स्थापना 1928 में की गई थी। ब्रह्म समाज में भारत का एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन था। इसका उद्देश्य शाश्वत भगवान की पूजा करना, यह मुख्य रूप से ध्यान, प्रार्थना और शास्त्रों पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के वित्त और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सही आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइंस से, कार्य की एसआई इकाई क्या है? तो सही आंसर होगा आपका यहाँ पर जूल जो है कार्य की इकाई होती है। एसआई इकाई ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। डिटेल में जान लेते हैं। कार्य का एसआई मात्रक जूल है। इसे जे से संकेत किया जाता है। एक जूल का निर्धारण तब किया जाता है जब 1 न्यूटन का बल 1 मीटर के विस्थापन पर लगाया जाता है। कार्य का मात्रक सीजीएस पद्धति से अर्घ होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, कैंट में गुणसूत्रों की संख्या होती है? तो कैंट
में गुणसूत्रों की संख्या बताइए दोस्तों क्या होती है। तो सही आंसर होगा आपका 19 जोड़े, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। 19 जोड़े जो होती है कैंट में गुणसूत्रों की संख्या होती है। बाकी डिटेल में बताता हूँ आपको यहाँ पर। कैंट में गुणसूत्रों की संख्या 19 जोड़े होती है, कुत्ते में जो होती है 39 जोड़े होती है, मनुष्य में 23 जोड़ी, और घोड़े में जो है 32 जोड़े, व मेंढक में 13 जोड़ी गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है। तो इसके साथ साथ इसमें कई सारे जो है क्वेश्चन जो है आपके कवर हो चुके हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, राज्यसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भारतीय संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत आता है। तो सही आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दूसरी सूची के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है। तो सही आंसर होगा आपका पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तो डिटेल में जानेंगे इसके बारे में। सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व पश्चिम बंगाल में स्थित है। यह भारत तथा बांग्लादेश के मध्य विश्व की सबसे बड़ी नदी डेल्टा है। यहाँ डेल्टा गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों पर स्थित है। यह सुंदरी नामक मैंग्रोव पौधे जो है उगने के कारण सुंदरवन नाम में पड़ गया है, जो 1000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ के बांग बंगाल टाइगर के नाम से विश्व प्रसिद्ध है। ये क्षेत्र बांग संरक्षित एवं बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है। इस क्षेत्र की मिट्टी दोमट, रेतीली व आर्द्र मुक्त है, जो अत्यधिक उपजाऊ और खनिज समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उत्तकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो ये अध्ययन है, ठीक है, तो ये आपको जरूर याद करने हैं। हर एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो सही आंसर होगा आपका यहाँ पर उत्तक विज्ञान, ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाता है। उत्तकों के अध्ययन को उत्तक विज्ञान कहा जाता है। डिटेल में जानेंगे, उत्तकों के अध्ययन को उत्तक विज्ञान कहा जाता है। इसमें सूक्ष्म शरीर अंगों के भीतर उत्तकों की संरचना तथा उनके विन्यास का अध्ययन किया जाता है। इसकी खोज जेतियर बेंचेट 1801 ईस्वी में की गई थी। एक सेलुलर संगठनात्मक स्तर बनाए गए हैं, जो कोशिकाओं और अंग प्रणाली के बीच मध्यवर्ती होता है। फिर उत्तकों के कार्यात्मक समूहों को मिलाकर अंगों का निर्माण किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन है। तो सही आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ज्ञानी जेल सिंह, ऑप्शन नंबर डी ज्ञान जेल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व धरोहर स्थल हेरिटेज एलोरा कीव्स किस राज्य में स्थित है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। डिटेल में जानेंगे इसके बारे में। विश्व धरोहर स्थल एलोरा गुफा महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यह एक पुरातात्विक स्थल है। इन गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासन के द्वारा बनाया गया था। ये यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में सूचीबद्ध है। यहाँ के मंदिर हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों से संबंधित है। यह दुर्गम पहाड़ियों वाला एक 600 से 1000 ईस्वी के कालखंड का जीवन उदाहरण है, क्योंकि ये गुफाएं एक पहाड़ी को काटकर बनाई गई है तथा यहाँ अभी तक 34 गुफाओं का समूह मौजूद है। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत के उपराष्ट्रपति बनाने के लिए न्यूनतम पात्र आयु क्या होनी चाहिए। तो सही आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर है 35 वर्ष जो है उपराष्ट्रपति के लिए जो है आयु होनी अनिवार्य है। भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति के लिए कोई प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता, बल्कि एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। इसका चुनाव एक एकल संक्रमण या मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा होता है। चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार को एक अन्य योग्यता राज्यसभा के रूप में निर्वाचित होने के लिए योग्य होना है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 43 में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर राजधानी से। दोस्तों राजधानी तीसरी आ चुका है, क्योंकि ये एक प्रैक्टिस सेट है, ठीक है, तो उसमें 3 राजधानी आनी बहुत ही बड़ी बात है। राजधानी आपको कवर करके जानी चाहिए। नागालैंड की राजधानी कौन सी है। तो सही आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, कोहिमा जो है नागालैंड की राजधानी है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय आइंस्टीन के रूप में किसे जाना जाता है। तो सही आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, नागार्जुन को। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, डल झील किस शहर में स्थित है। तो सही आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, श्रीनगर में। ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्तमान में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है। तो सही आंसर होगा आपका यहाँ पर नितिन जयराम गडकरी। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाता है। बाकी डिटेल में जान लेंगे इनके बारे में। वर्तमान में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन जयराम गडकरी है। यह भारत सरकार में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण
वर्तमान मंत्री भी हैं। इनका जन्म महाराष्ट्र के नागपुर जिले में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ है। ये वे एक सफल राजनीतिज्ञ, कृषक के साथ साथ उद्योगपति भी हैं, जिन्होंने 2009 से 2013 तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। इन्होंने पहली बार वर्ष 1977 में नागपुर विश्वविद्यालय में भारतीय विद्यार्थियों के परिषद के रूप में वह राजनीतिक जीवन शुरू किया था। अगले क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, एसिटिक एसिड के लिए रासायनिक सूत्र क्या है? तो सही आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, CH3COOH। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर देना, और मैं दावा कर सकता हूँ ये मैं आपको जब तक इनके क्वेश्चन जो है पेपर नहीं हो जाते तब तक हम आपको इसी तरह का जो है कंटेंट चलाते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। तो जब तक दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, यानी कि 2025 तक जो है आपका ये प्रैक्टिस सेट चलते रहेंगे। जो भी इन प्रैक्टिस सेट को लेता है तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन आपको हमारे जो है प्रैक्टिस सेट से मिलने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करके चले और कमेंट करें कि कैसा लगा सेशन, और चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।